नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। दर्शकों, आज एक ऐसे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जिनको परिचय की कोई जरूरत नहीं है। वो खुद में इतने काबिल हैं, इतने सारे अवार्ड, इतने सारे पुरस्कार उनको मिले हुए हैं कि आज सीधा उन्हीं से ही मुलाकात कराते हैं, क्योंकि बातें बहुत सारी करनी है, जानना बहुत कुछ है। तो समय न गवाते हुए स्वागत करती हूँ डॉक्टर संजीव आपका आदि टीवी पर। कैसे हैं आप? नमस्कार, मैं बहुत अच्छा हूँ। डॉक्टर संजीव, आपको बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं और अभी रिसेंट में बच्चन पुरस्कार और निराला पुरस्कार से आप सम्मानित किए गए हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और ये तो छोटी सी चीज है, काफी लंबा एक लिस्ट है जिन पुरस्कारों से आप सम्मानित किए गए हैं। इससे पहले भी आप हमारे दर्शकों से रूबरू हुए हैं, तब भी आपने बहुत सारी बातें हमसे की थी और आज भी हम चाहते हैं कि डिटेल में आज आप हमें समय दें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ प्रश्नों की। और सबसे पहला प्रश्न साहित्य से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि साहित्यकार हैं आप, बहुत अच्छे लेखक हैं। साहित्य सृजन में कैसे आपकी रुचि हुई और कौन से ऐसे वो राइटर्स थे, कौन से ऐसे साहित्यकार थे जिनसे आपको लिखने की प्रेरणा मिली? क्या बताएंगे आप इस बारे में? देखिए, साहित्य से हमारी रुचि बचपन से रही है। कविता लिखने का शौक़ 12-13 वर्ष की उम्र से हुआ और मेरी पहली कविता जिसका शीर्षक था मैं प्रतीक्षा हूँ, वो 1977 में प्रकाशित हुई थी। और उसके बाद से लेखन और प्रकाशन का सिलसिला लगातार चल रहा। बीच के कुछ वर्षों में अध्यवसाय से ज़्यादा जुड़े रहने के कारण या उसमें वर्कलोड ज़्यादा होने के कारण हमें कम समय मिलता था, लेकिन इसके बावजूद हमने ये फैसला किया कि अपने लिए भी कुछ वर्ष मैं निश्चित रखूँगा। और 55 साल की उम्र में हमने शैक्षिक अवकाश ग्रहण कर लिया और तब से लगातार साहित्य की सेवा में। जहाँ तक ये प्रश्न उठता है कि किससे प्रेरणा मिली, तो सबसे पहली प्रेरणा मेरी माँ थी। उन्हें भी लिखने का शौक़ था और हमारे मामा जी वो भी कवि थे। और इसके अलावा मेरा अध्ययन, मैं जब पढ़ाई के सिलसिले में गांव से शहर आ गया तो मैं जिस स्कूल में था, मेरे पिताजी भी उस स्कूल में लेक्चर थे और उसके कारण से मेरे लिए आसान हो गया कि मैं कोई भी पुस्तक लाइब्रेरी से इशू करा लूँ। और इस दरमियान तकरीबन मैं कहूँगा 1973-74 के आसपास की बात है, मैंने इतनी पढ़ाई करी जितनी पढ़ने के लिए भी पढ़ाई नहीं करी। तो हमें सबसे ज़्यादा रुचिकर लगे महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हरिवंश राय बच्चन। इन सब लोगों की जो कविताएं थी उसका मैंने निरंतर अध्ययन किया और उसकी छाप मेरी प्रारंभिक रचनाओं में देखी जा सकती है। तो यही मेरे प्रेरणा के स्रोत कहे जा सकते हैं। क्या बात है। लेकिन क्योंकि आपने कहा कि काफ़ी छोटी उम्र से ही आपने लिखना शुरू कर दिया था, इस क्षेत्र में रुचि आपकी स्टार्टिंग से ही थी, तो पहली रचना आप किसे कहेंगे और कब प्रकाशित हुआ आपकी पहली रचना हुई? देखिए, पहली रचना का तो सवाल हम यूँ कह सकते हैं कि अगर 12 वर्ष की उम्र से लिखना शुरू कर दिया तो निश्चित रूप से वही पहली रचना हो गई। लेकिन जब से आपकी रचना प्रकाशित होती है तब से ये माना जाता है कि साहित्य आपका प्रकाश में आया जी। और जो साहित्य आपका प्रकाश में आया तो उस चीज़ को लेकर के साहित्यिक यात्रा के विश्लेषण में ज़्यादा फायदा है, ज़्यादा स्पष्ट है और ज़्यादा मानक है। अब कई अलग अलग राइटर्स होते हैं जिनका अलग अलग सेक्टर होता है लिखने का, लेकिन आप किस विधा में आप काम किए हैं अभी तक और कौन से आपको सर्वाधिक पसंद है उसमें काम करना? क्योंकि विधाएं साहित्य की अनगिनत हैं, लेकिन मैं मूल रूप से कवि हूँ और कविता लिखना दोनों ही रूपों में, मुक्तक के रूप में भी और प्रबंध काव्य के रूप में, वो मेरा शौक़ है। इसके अलावा लिखने की बात अगर करें तो मैंने बाल साहित्य पर भी लिखा है, हमने आलोचना पुस्तकें भी लिखी हैं, हमने संपादन भी किए हैं, हमने लोक साहित्य पर भी काम किया है, वगैरह वगैरह। तो हम यही कह सकते हैं कि सारी विधाओं में कुछ न कुछ काम किया है, लेकिन यह हमारी जो सबसे प्रिय विधा है वो काव्य है और उसमें भी प्रबंध काव्य। मैंने जो प्रबंध काव्य लिखे हैं, 16 प्रबंध काव्य हैं, उनमें से अधिकांश स्त्री पर आधारित हैं। स्त्री चरित्र का मूल है उनमें और एक स्त्री की तरह मैंने उनकी भावना और मनोविज्ञान को देखने का प्रयास किया। ये अपने आप में बहुत ही कठिन रहा होगा। लेकिन जी, एक
पुरुष होकर के स्त्री की भावनाओं का अध्ययन करना और उसको लिख पाना बड़ा मुश्किल काम होता है। इसलिए प्रश्न हमसे हर जगह पूछा जाता है कि कैसे कर लेते हो, तो मेरा जवाब होता है पर काया प्रवेश के द्वारा। कि अगर मैं पारुल के बारे में लिखना चाहता हूँ तो पारुल के शरीर में प्रवेश कर जाऊँगा या उसकी चरित्र में प्रवेश कर जाऊँगा और सोचूंगा कि अगर मैं पारुल हूँ तो क्या होगा, मैं पारुल हूँ तो कैसे सोचूंगा। तो इसलिए क्या होता है कि हमें उस रूप में, उस चरित्र में आत्मसात होना पड़ता है और तभी हम उस चरित्र के साथ न्याय कर पाते हैं। बहुत शानदार और बहुत भी कठिन ये मुझे लगता है कि काम रहा होगा आपके लिए भी, अमूमन किसी के भी लिए भी। और राइटर्स का काम बहुत डिफिकल्ट होता है, लोगों को लगता है कि क्या है, बस सोचना तो, इमेजिनेशन ही तो है। लेकिन जो देखने वाले हैं, जो पढ़ने वाले हैं, उनका सोचना कि एक राइटर कैसे लिखता होगा, मुझे लगता है कि बहुत अलग होता है, जैसे कि आप भी बता रहे हैं। बिल्कुल अलग होता है पारुल जी, बिल्कुल अलग होता है। जब मैं कोई प्रबंध काव्य लिखता हूँ जी, उदाहरण के तौर पर हमने अभी लेटेस्ट जो प्रबंध काव्य लिखा वो था भानुमति। भानुमति के बारे में सूचना इकट्ठे करना बहुत ही मुश्किल काम था, इसलिए कि उसके नाम का भी जिक्र महाभारत के जैसे ग्रंथ में नहीं आता, जबकि वो बड़ी महत्वपूर्ण स्त्री थी, बड़ी महत्वपूर्ण पद पर थी, महत्वपूर्ण क्रेता थी और उसके नाम पर भानुमति का कुनबा जोड़ा, आपने मुहावरा सुना होगा। तो उससे जाहिर होता है कि वो कुनबे को जोड़ के रखने के लिए पक्षधर थी, लेकिन फिर भी उसका महाभारत में नाम नहीं है। भानुमति कौन थी? दुर्योधन की पत्नी थी। दुर्योधन उसका मेन कैरेक्टर, नेगेटिव कैरेक्टर, उसको संभालने वाली उसकी पत्नी का कहीं नाम नहीं महाभारत में। तो मुझे बहुत रिसर्च करनी पड़ी, बड़ा शोध करना पड़ा उसके बारे में, छोटी छोटी घटनाओं से लेकर के हमने उसकी चारित्रिक विशेषताओं को लेकर के वो कंस्ट्रक्ट किया। दूसरी किताब आपको कहें अहिल्या। अहिल्या का जो कथानक आप सुनते या समझते आए हो तो वो यही रहता है कि वो गौतम ऋषि की पत्नी थी जी। इंद्र ने उनके साथ छल किया, गौतम ऋषि ने उनको पत्थर बन जाने का श्राप दिया और श्राप देने के बाद में राम के आने तक का वो इंतज़ार करते रहे। आप यही सुने हैं, लेकिन इस कथानक में उतनी सच्चाई नहीं है। इसके बहुत सारे अंतरंग तत्व हैं जो शोध के द्वारा ही निकाले जा सकते हैं। आप ये समझ लीजिए कि उस किताब की भूमिका कोई मैंने 35 पेजों में पृष्ठों में लिखा है, जिसका कहीं जिक्र नहीं है, जिसका कहीं जिक्र नहीं, और उनका अगर जिक्र है तो कहाँ कहाँ और क्या क्या जिक्र है उसको भी पढ़ना, उसको भी पढ़ना और उसको एक जगह पर लाना और फिर उसके आधार पर अपनी प्लॉट डिसाइड करना कि कैसे लिखेंगे। तो मेहनती कार्य होता है, बहुत ही ज़्यादा। कई केसेस ऐसे हैं जिनमें हमको 10-10 साल अपने आप को जागृत रखना पड़ा लेकिन हम लिख नहीं पाया। ऐसा एक कैरेक्टर है लंकेश्वर, रावण के बारे में। रावण का हमने तकरीबन 10-11 वर्ष पहले शुरुआत की थी इस महाकाव्य की, लेकिन उसको अभी तक कंप्लीट नहीं कर पाया हूँ। अब उसका फर्स्ट ड्राफ्ट गया। तो अगर आप न्याय करना चाहते हैं किसी चरित्र के साथ तो उसका अध्ययन तो करना ही पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। सर, कविता और कहानी में कैसे अंतर आपने किया, कैसे चुनाव किया? और अब चूंकि आप अलग अलग चीज़ों को लिख भी रहे हैं, तो सबसे पहले जब शुरुआत हुई थी तो कैसे आपने चुनाव किया? देखिए, कहानी एक अलग विधा है, उसके एलिमेंट्स, तत्व या उसके फीचर्स अलग अलग हैं। कविता एक अलग विधा है और उसके फीचर्स बिल्कुल अलग अलग हैं। जहाँ कहानी यथार्थ के किसी बिंदु के ऊपर बिल्ड होती है, वहीं कविता आत्मिक अनुभूति पर निर्धारित होती है, निर्भर करती है। तो कविता हर कोई नहीं लिख सकता। गद्य तो कोई लिख सकता है, कहानी तो कोई लिख सकता है, उसमें हो सकता है कि भाषा, शैली और कथानक के ऊपर किसी न किसी प्रकार के कमजोरी हो या ना हो, लेकिन कविता सब कोई नहीं लिख सकता। जबकि आप देखते होंगे कि अधिकतर लोग आजकल कविता लिखने लगते हैं, वो कविता नहीं होती, वो तो गद्य होता है। न उसमें रस है, न उसमें काव्यात्मकता है, न उसमें भावानुभूति है। तो ऐसी बाल्ड जिसे कहना चाहिए, ऐसी बाल्ड कविता नहीं कही जा सकती, उसमें कविता के तत्व होने चाहिए। और मेरा संवेदनात्मक मन था, भावों से जल्दी प्रभावित होता था, तो इसलिए मुझे कविता पढ़ के ही संवेदनशील हो जाता था मैं। तो लिखना मेरे को यही लाजमी लगा, तो इसमें मैं अधिकतम लिख सकता हूँ। लास्टली एक चीज़ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कविता साहित्य की प्रथम विधा है जहाँ से साहित्य का शुरुआत हुआ।
पहले ज़माने में अगर किसी चरित्र के बारे में लिखना होता था तो उपन्यास नहीं लिखे जाते थे। अभिज्ञान शकुंतलम को उपन्यास नहीं था, रघुवंशम उपन्यास नहीं था, मेघदूतम उपन्यास नहीं था, मृच्छकटिकम उपन्यास नहीं था, लेकिन वो कविता में लिखा गया। कविता में लिखी गई एक कहानी जिसे कथा काव्य कह सकते हैं, वो था। तो कविता से ही सब निकले हैं, सारी विधाएं निकली हैं, और कविता सुप्रीम विधा है, ऐसा मैं कहता हूँ। कितनी सारी रचनाएं हैं, पूरा संसार है रचनाओं का आपका, बड़ा व्यापक सा, और उसमें कई सारी कृतियां हैं। क्या बताएंगे आप हमारे दर्शकों को इन सब बारे में? देखिए, मेरी 2 क्षेत्रों में कविता रचनाएं हैं। एक तो कानून के क्षेत्र में और दूसरी साहित्य के क्षेत्र में। कानून के क्षेत्र में हमने 36 किताबें लिखी हैं विभिन्न विषयों पर, ही आपको पिछली बार भी बताया था। बिल्कुल, बहुत बड़ा आंकड़ा है। और साहित्य में अब तक 107 किताबें मेरी प्रकाशित हो चुकी हैं, जिसमें से मोटे तौर पर 16 प्रबंध काव्य हैं और 50 के लगभग हमारे संग्रह हैं, काव्य संग्रह हैं, जिसमें कविताओं का संग्रह संकलन होता है जी। 17 बाल साहित्य से संबद्ध हैं, और इसी प्रकार से आलोचना के 5 हैं, और अनुवाद के 3-4 के कवि पुस्तकें हैं। तो इस प्रकार सब मिलाकर के 107 पुस्तकों की रचना मैं अब तक कर चुका हूँ, जो प्रकाशित हो चुकी हैं। बहुत बड़ी संख्या है। और अभी लेटेस्ट हमने जो विधा उठाई थी, कविता के अंदर ही विधा उठाई थी, सॉरी कहानी के अंदर विधा उठाई थी, वो थी लोक साहित्य की, जिसमें भी बहुत अच्छे रिसर्च की जरूरत पड़ती है। तो हमने लोक साहित्य में जो भी पहले का साहित्य उपलब्ध है पुराना, उसको एक नई प्रस्तुति के साथ में सामने रखा है, और अब तक 15 किताबें मेरी लोक साहित्य के ऊपर प्रकाशित हो चुकी हैं। तो ये सिजरा है, सिजरा कह सकते हैं, वर्गीकरण है हर काम का। अभी 2 महाकाव्य हमारे जो है ना वो प्रणयन में, यानी डेस्क पे हैं। एक अग्नि परीक्षा, जो सीता की अग्नि परीक्षा और उनके वन निष्कासन की कथा पर आधारित है, और दूसरा लंकेश्वर, जो रावण की मृत्यु के एक दिन पहले उसके भाव में क्या आता होगा, कहते हैं ना बुझने वाला दिया तेज जल उठता है। तो जब आपके मौत का समय आता है तो आपको पुरानी बातें एकदम से धनाधन याद आती हैं, चलचित्र की तरह। तो उस चीज़ का आकलन किया कि उसने कैसे क्या किया, उसने अपने जीवन की पूरी समीक्षा वो कर डालता है। तो ये दोनों हमारे प्रेस में गए हैं, जल्द ही, मतलब हम उसे पढ़ पाएंगे। जल्दी प्रकाशित होकर पटल पर आएंगे वो। बेहतरीन सर। सर, जब भी हम आजकल कोई मूवी या सीरियल टीवी पर देखते हैं तो उसमें एक लाइन लिखी होती है, ये इस कहानी के पात्र काल्पनिक हैं। आप जो कहानियाँ लिखते हैं, आप जो सोचते हैं, वो पात्र होते हैं जो काल्पनिक होते हैं या रियलिटी होती है उनकी, क्या बताएंगे उस बारे में? आप क्या सोच कर लिखते हैं? मैं रियल चरित्रों को उठाता हूँ, और उनमें से भी ज़्यादातर उन चरित्रों को जो पौराणिक काल से संबद्ध हैं, और उनकी स्थिति ऐसी है कि या तो उनके किसी पक्ष को उभारा नहीं गया तो अन्याय हो गया, और दूसरा ये कि उनके बारे में कोई चर्चा ही नहीं की गई, वहाँ पर भी ये कमी है। यानी उसके इम्पोर्टेंस को भी जस्टिस उसके साथ करना पड़ता है आपको। बिल्कुल। हम अगर उर्वशी पर लिख रहे थे तो उर्वशी पर रामधारी सिंह दिनकर जी ने भी लिखा, लेकिन उनकी कथा थी पुरुरवा और उर्वशी के प्रेम की। हमने जो कथा ली वो ली कि किस प्रकार अर्जुन को उर्वशी प्रणय निवेदन करती है। अर्जुन उससे कहते हैं कि मैं तो आपको मातृवत मानता हूँ, तो वो उनको नपुंसक हो जाने का श्राप दे देते हैं। अब इतनी सारी चीज़ें आपने लिखी हैं और इतने सारे पात्रों के बारे में आपने लिखा है, लेकिन जब आप लिखते हैं तो कोई ऐसा आपके जहन में आता है जो पात्र आपका सबसे आपको अच्छा लगता हो या आपका फेवरेट, हम उसे कह सकते हैं? हमारे सारे फेवरेट हैं। एक पिता को अपने सभी बच्चों से प्यार होता है, बिल्कुल। तो ये मेरे सारे मानस पुत्र हैं। ये सच है कि आप कुछ भी चीज़ें आपकी अगर अपनी लिखी हुई हैं तो सभी चीज़ें पसंद आएंगी, कोई नहीं हो सकता ऐसा। रचना प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले मूल तत्व आप क्या बताएंगे? कौन से वो मूल तत्व हैं जो आपकी रचना प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं? देखिए, रचना के लिए सबसे पहले तो आप विषय या चरित्र चुनेंगे कि आप किस पे काम करने जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर मैं अपनी एक पुस्तक है कोणार्क। कोणार्क एक प्रेम मंदिर, ऐसा लिखा मैंने उसको, एक कोणार्क एक प्रेम मंदिर, जबकि उसे सूर्य मंदिर बोलते हैं।
तो मैंने ये उसमें विचार किया कि सूर्य की प्रतिमा तो खंडित हो चुकी थी, मंदिर खंडित हो चुका था, तो सूर्य मंदिर कहाँ रहा? और जो कुछ वहाँ पर है वो सब प्रेम, जो मूर्तियाँ वहाँ पर कलाकृतियाँ हैं वो सारी की सारी प्रेम से संबंधित हैं, तो इसलिए इसको प्रेम मंदिर कहा जाना चाहिए। अब आता है कि हम प्रक्रिया कैसे करते हैं। तो हमने सबसे पहले तो कोणार्क के मंदिर का निरीक्षण किया, समझा, देखा, कंटेंट नोट की कि उसमें क्या क्या चीज़ें दिखाई में आ रही हैं, क्या है नहीं। उसके बाद उसका इतिहास ढूंढा, कैसे बना था, किसने बनाया था, क्या था। फिर हमने समकालीन जो ग्रंथ लिखे गए थे, 2 ग्रंथ मिलते हैं केवल, एक नाटक के तौर पर और एक उपन्यास के तौर पर, उन दोनों ग्रंथों का अध्ययन किया। फिर उसके बाद फिर कोणार्क गया, फिर लोगों से बातचीत करी, क्या किंवदंतियाँ हैं उस इलाके में, किस तरीके से लोग इसको देखते हैं, उसके बारे में बातें करें। फिर वापस आ गया, फिर हमने अध्ययन किया कि इस मंदिर की जो वास्तु स्थिति है वो कैसी है। वास्तु समझते ना जी। वास्तु कैसा है, तो उसमें हमको खामियां नज़र आई। तो फिर एक बार गए, फिर जा कर के देखा वहाँ वो वास्तु की खामियां कैसी थी, क्या वास्तव में प्रभावित थी या ऐसे ही साधारण थी, तो पता चला वो तो प्रभावित थी। तो इस तरीके से सारा अध्ययन करने के उपरांत फिर मैंने सोचना है कि उसको प्रेजेंट कैसे करना। बहुत सारे शैलियाँ हो सकती हैं जी। मेथड हो सकते हैं उसको प्रेजेंटेशन के लिए। तो मैंने जो शैली चुनी वो संवाद शैली थी, जिसका कम से कम प्रयोग हुआ है काव्यों में। संवाद शैली में हमने वहाँ के जो मुख्य शिल्पी थे, महाराणा विशु, तो उनके साथ जैसे अभी बोला था परकाया प्रवेश, वैसा ही मैंने ऐसे उसकी चीज़ को फ्रीज किया कि मैं प्रश्न पूछूंगा और विशु जवाब देंगे। तो हमने कोणार्क के सारे तत्वों को, सारी कथानक को उनके मुंह से उत्तर दिलवाया, रजिस्टर किया, और उन्होंने अपनी सारी बैकग्राउंड बताई, बिल्कुल डिफरेंट निकली। जो अवेलेबल ग्रंथ हैं कोणार्क पर आधारित, उनसे बिल्कुल अलग जाके हम खड़े हो गए। और जो जो पक्ष उसमें उजागर करने वाले थे और उजागर किए गए थे, उन पक्षों की मान्यता या उनकी वास्तविकता या उनकी सच्चाई वो भी उसमें सामने आ गई। तो इस तरीके से देखना पड़ता है कि कैसे कैसे। भानुमति का आपको मैंने बताया अभी, अहिल्या का मैंने बताया। जो बताया जाता है रिसर्च उससे कई बार अलग भी होती है। बिल्कुल अलग होती है। कई बार आपको ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जिसमें आप सोच के घबरा जाते हो, कह रहे ये कैसे हो सकता। जैसे जब मैं महाराजा ययाति की पुत्री माधवी पर महाकाव्य लिख रहा था, 300 पेज का काव्य लिख रहा था, तो हमने ये देखा कि महाराजा ययाति ने अपनी पुत्री को गालव ऋषि को दे दिया कि भाई मैं तो तुम्हें कुछ घोड़े वोड़े दे नहीं सकता, तो मेरी पुत्री को ले आ जाओ और ये जिसके साथ चाहो उसके साथ तुम डील कर सकते हो और अपने घोड़े इकट्ठा कर सकते हो। इस प्रक्रिया के दौरान माधवी तो नवयौवना थी, उसे क्या पता कहाँ क्या है, तो वो 4 राजाओं को बेची जाती है। राजाओं को सारी चीजें हैं जो बेची नहीं पता जाती लोगों हैं, को, पता ही नहीं लोगों को, बेची जाती है। और एक के पास 1 वर्ष रहती है और उसके बदले में 200 घोड़े लेकर के गालव ऋषि चला जाता है, उसको वहीं छोड़ देता। 1 साल तक वो राजा के साथ रहती है और एक पुत्र को जन्म देती है। उस पुत्र को राजा रख लेता है और गालव आकर के उसके बाद उसको लेकर के चला जाता है। अब आप सोचिए, अगर आप माँ हैं तो आपको कैसा लगेगा। बहुत तकलीफ होती है इन सब चीज़ों को सुनकर। लेकिन फिर वो एक राजा से दूसरे राजा के पास जाती है, फिर उसके साथ वही होता है, फिर तीसरे के पास जाती है, फिर ये होता है। इस तरीके से 600 घोड़े गालव ऋषि इकट्ठा कर लेता। तो वो उसकी परिस्थिति क्या हुई, उसकी स्थिति क्या हुई, वो क्या रही, एक भोक्ता, बिल्कुल एक कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन। कैसे उसको क्या ट्रीट करोगे उस लड़की को। बहुत ही और वहाँ बैठ कर अगर आप सोचें तो आपको समझ आएगा, अरे बाप रे। और सर अगला प्रश्न मेरा आपसे जो है, हम देख रहे हैं कि कई सारी चीज़ें समाज में अलग बदल रही हैं। मतलब पहले जो सिनेरियो था उससे अब डिफरेंट स्थिति है, और कई बार मूवीज़ बन जा रही हैं, और कई बार जो अभी रिलेटेड इंसिडेंट हो रहे हैं उस पर जो राइटर्स हैं वो लिख रहे हैं। तो क्या बताएंगे आप, किस तरह का परिवर्तन क्या आप लिखते हैं तो आपको इस तरह का कोई परिवर्तन महसूस होता है जब आप लिखते हैं? सोसाइटी में जो चल रहा है, समाज में जो चल रहा है, वो कोई बदलाव लाता है आपकी लेखनी में?
देखिए, ये जग जाहिर है, हम हमेशा से सुनते आए हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है। बिल्कुल। तो समाज भी साहित्य का दर्पण है। ऐसे कि साहित्य ने और विशेषकर कविता ने अब समय समय पर इस प्रकार से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, अपना प्रभाव दर्ज कराया है कि कभी इस साहित्य को तो समाज से अलग किया नहीं जा सकता। सामाजिक परिवेश का प्रभाव तो पड़ेगा पड़ेगा। मेरी एक पुस्तक है खामोशियों की चीखें। खामोशियों की चीखें में 50 कविताएं या 50 दृष्टांत हमने लिखे हैं कश्मीर से रिलेटेड। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि हमारे को कुछ लोगों ने ये कहा कि कश्मीर फाइल्स जो आई थी उसकी तुलना में आपके ये जो 50 दृष्टांतों की पुस्तक है ये कहीं डिफरेंट है। लोगों ने बताया कि इसको जब ध्यान से हमने पढ़ा तो मुझे रोना आ गया। तो ये समाज में जो कुछ घटित हो रहा था या घटित हुआ था 91 से आगे, उसकी ही हमने छवि प्रस्तुत की थी। लेकिन उसको कश्मीर फाइल्स और इसको लोगों ने डिफरेंट तरीके से महसूस बोला किया। कश्मीर फाइल में कुछ भी नहीं, ड्राइनेस है। ओके। और आपके उसमें तो आंसू निकल आते हैं। तो ऐसा ही लिखने की भी अपनी एक अलग शैली होती है। आप क्या कैसे लिख रहे हैं और क्या फर्क पड़ेगा, क्या जनमानस पर क्या प्रभाव पड़ेगा जी। इसका? तो इस प्रकार से ये मान के चलिए कि सामाजिक परिवेश लेखन को प्रभावित करता है, किसी भी विधा में हो वो लिखा जाता है। कौन से आप सबसे अपनी रचना को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और किस लिए आप उसे सर्वश्रेष्ठ कहेंगे? देखिए, प्रबंध काव्यों में से हम अगर चुनना चाहें तो हम एक तो चुनेंगे कोणार्क को। उसमें बहुत शोधपूर्वक कार्य किया गया और वो कोणार्क की एक विस्तृत छवि प्रस्तुत करते हैं। आपने बताया उसके बारे में कि खुद ही जाकर आपने पूरा रिसर्च किया। दूसरा मैं कहूँगा माधवी। माधवी के चरित्र को समझना और उस समय के हिसाब से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखना बिल्कुल ही अलग लगेगा कि क्या नारी की स्थिति ऐसी ही होनी चाहिए। तो स्त्री विमर्श का एक उत्तम काव्य है ये चीज़ें हो गए। और बाकी संग्रहों में 2-3 ऐसे संग्रह हैं जो बहुत अच्छे हैं, जैसे मैंने खामोशी की चीख बताई। और एक दूसरे संग्रह का मैं नाम लूँगा आज की मधुशाला। ये हरिवंश राय बच्चन जी की मधुशाला 100 साल पहले कैसी थी, उसको आज के परिवर्तनशील समाज में या समय में वो कैसा दिख रहा है, इस तरीके से किया। ये हमारी कुछ विशेष उल्लेखनीय, बाकी तो सारी अच्छी, बाकी तो सभी जाहिर सी बात है। लेकिन नहीं, मैं भी जैसे हम कई बार, मैं बहुत ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़ती हूँ, लेकिन जितना भी मैं आपको पढ़ी हूँ उसमें डिफरेंट आप लिखते हैं। और यही एक वजह है कि अब जो नए राइटर्स आ रहे हैं, अगला सवाल मेरा इसी से जुड़ा हुआ है कि जो नए राइटर्स आ रहे हैं जो अब लिख रहे हैं वो उतना अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं जो रीडर्स हैं उनको, पाठकों में उतनी उनकी छवि नहीं आ रही है। और यह शायद यही वजह है कि लोग जो अभी तक जो नए राइटर्स हैं उनको अभी भी नहीं पढ़ रहे हैं, जो पुराने राइटर्स हैं उन्हें ही वो महत्व देते हैं। क्या, क्यों कैसे देखेंगे? आपका ऑब्जर्वेशन सही है, लेकिन इसके पीछे 3 कारण मैं विशेष गिनाना चाहूँगा। सबसे पहला कारण जो मैंने आपको अपने पहले मुलाकात में बोला था, अभिभावकों की उदासीनता। हम किसी भी चीज़ पे पैसे खर्च करेंगे लेकिन किताबें खरीदने पे या मैगजीन खरीदने पे पैसे खर्च नहीं करेंगे। हमारे मंथली बजट में उसका कोई हिस्सा नहीं, जबकि कम से कम 100 रुपये तो होना चाहिए। तो एक तो ये कमी है। अगर घर में साहित्य नहीं आएगा तो बच्चा साहित्य पढ़ेगा नहीं। आप किताब पढ़ते हुए नहीं दिखेंगे तो कभी किताब पढ़ेगा नहीं। आप दिन भर अगर फेसबुक पे लगे रहोगे तो उसी का प्रभाव उसका पड़ेगा। तो ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण ये है कि लेखक जो है वो अध्ययन कम कर रहा है, रिसर्च नहीं कर रहा है। तो जब रिसर्च नहीं कर रहा तो उसकी रचना उतनी गहराई, उतनी गंभीर रचना नहीं बनेगी। इसीलिए काल्पनिक पात्र हैं ये लिखना मजबूरी भी हो जाता है, मजबूरी हो जाता है। लेकिन वो तो कॉपीराइट एक्ट के हिसाब से लिख रहे हैं। लेकिन चीज़ ये कि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं आप कढ़ेंगे नहीं, और जब तक आप कढ़ेंगे नहीं तब तक बढ़ेंगे नहीं। कुछ और चंद सवाल हैं मेरे, लेकिन वो इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं चाह रही हूँ, समय थोड़ा कम है और जल्दी से मैं चाह रही हूँ उनके भी जवाब हमारे दर्शकों को मिले। डिजिटल युग, अब हम डिजिटल क्रांति की तरफ बढ़ रहे हैं और उसमें हम देख रहे हैं ऑडियो बुक्स भी सुनाई देने लगी हैं। आप ना पढ़िए, सिर्फ सुनते रहिए। तो आज के इस युग में साहित्य का भविष्य आप कहाँ देख रहे हैं? साहित्य का भविष्य उज्जवल है। पहले हम किताब ढूंढने के लिए सोचते थे कि किस पब्लिशर को लिखें, किसके पास किताब मिलेगी। आज तो अमेजॉन पर उपलब्ध है, लैक्स ऑफ बुक्स। सो एक्सेसिबिलिटी हैज़ इम्प्रूव्ड। नाउ द क्वेश्चन इज कि
पाठक क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? पाठक इसलिए नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि उतनी स्तरीय रचनाएं नहीं हैं। हमें कोई व्यक्ति मिलने पर अगर प्रभाव उत्पन्न करता है तो हम उससे दोबारा मिलना चाहेंगे, अन्यथा वह ठीक है। वैसा ही है, पाठक को अच्छी रचना मिलेगी तो पढ़ेगा। अच्छी रचना होती है तो बुकर प्राइज़ जीत जाती है। अच्छी रचना होती है तो उसको पद्मश्री जैसे अवार्ड भी कवियों को प्राप्त हुए हैं। तो लिखना पड़ेगा, अच्छा लिखना पड़ेगा, गुणवत्तापूर्वक लिखना पड़ेगा और पढ़ के लिखना पड़ेगा, रिसर्च करके लिखना पड़ेगा, ताकि जो पढ़ने वाले पाठक हैं उनको सही और सटीक जानकारी भी मिले। प्रवासी हिंदी साहित्य की समृद्धि के लिए आपके क्या विचार होंगे? देखिए, प्रवासी भारतीयों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वो विदेश में जाकर के अपना स्थान बना रहे हैं, काम काज कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं या व्यवसाय कर रहे हैं। तो उनकी रुचि अपने देश के प्रति पहले होती है, लेकिन देश से दूर होते हैं तो नज़दीक होता है देश का साहित्य, देश की भाषा, जिसमें वो अपने आप को एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं ग्रुप की तरीके से। बहुत लिख रहे हैं। और मैं आपको ये बता दूं, मेरी प्रकाशन संस्था इंडिया नेट बुक्स इसी आधार पे या इसी धारणा के ऊपर न्यूयॉर्क में यूएसए में अपना एक एसोसिएट कंपनी लॉन्च किया है। आज हम इंडिया के अंदर जो हमारे पास मैन्युस्क्रिप्ट आ रहे हैं उनको हम इंडिया में छाप रहे हैं, और जो विदेश से आ रहे हैं हम यूएसए कंपनी में छाप रहे हैं। और हज़ारों की संख्या में प्रवासी भारतीय हैं जो साहित्य के साथ रुचि ले रहे हैं, जो भाषा के विस्तार के लिए बिल्कुल, वो आज भी इंडियन कल्चर को, इंडिया में हो रही चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। हमें जो भी हमें पास्ट में हमारे देश से जुड़ी हुई चीज़ें उनको आज भी पढ़ना चाहते हैं, सभी लोग जानना चाहते हैं हिस्ट्री के बारे में। सर, आप लिखने के अलावा, लेखन कार्य के अलावा और किन चीज़ों का आप शौक रखते हैं? क्या कुछ और करते हैं आप? मेरे लिए लिखने के से बड़ा कोई शौक नहीं है, और अगर मैं नंबर 2 पर तलाश करूं तो घूमना। मैं अब तक 37 देशों की यात्रा कर चुका हूँ। 37 देशों में घूम चुके हैं आप, ग्रेट। और वहां से आपको और भी सारा नॉलेज मिल जाता होगा। करना पड़ा। उदीयमान लेखकों के लिए क्या आपका संदेश होगा, और आज जो हिंदी साहित्य के पाठक हैं वो कैसे बढ़ें, कैसे उनकी रुचि हिंदी साहित्य की तरफ और आगे बढ़े, संख्या उनकी बढ़े, उसके लिए क्या संदेश? इसके लिए मैं 2 ही बातें सजेस्ट करता हूँ। पहला तो ये कि लेखकों को पढ़ना चाहिए। हम जब तक वो पढ़ेंगे नहीं तब तक वो अच्छी कविता या अच्छी रचना गढ़ेंगे नहीं। अभी मैंने कहा, तो उनको पढ़ना पड़ेगा। अगर वो 1 पेज लिखना चाहते हैं तो उसके लिए कम से कम 8 पेज तो पढ़ना चाहिए या 10 पेज तो पढ़ना चाहिए। बिना उसके जब तक वो ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे, वो पढ़ाई नहीं करेंगे, तो उनकी कौन पढ़ेगा? उनको कौन पढ़ेगा? एग्जैक्टली। क्योंकि ये तो लॉ ऑफ रिटर्न है। एक बार पढ़ने वाला पाठक दोबारा आपको तभी मौका देता है जब आप उसे अच्छी कोई नॉलेज या अच्छी कोई ऐसी बात उसे पता चले। दूसरी चीज जो मैं इम्पोर्टेंट कहना चाहूँगा, सारे लेखकों को प्रकाशकों के साथ मिल करके यथासंभव अपनी पुस्तक पर चर्चा करनी चाहिए, लोगों के बीच पहुंचना चाहिए, जो कि नहीं होता। इंडिया में जो लेखक हैं, विशेषकर हिंदी में, वो लेखक किताब छप जाने के बाद अपनी अलमारी में लगा करके शांत हो जाते हैं कि किताब छप गई। कई बार राइटर्स और जो अभी पब्लिशर्स हैं उन्होंने साहित्य को एक बिजनेस की तरह ही लिया है। वो चाहते हैं कि सिर्फ उनकी बुक्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें। क्या ये सच्चाई नहीं चाहते, उसके लिए वो उचित प्रयास नहीं कर रहे हैं। प्रकाशक तो सेवा दे रहा है आपको, वो ओनर ऑफ द बुक तो नहीं है। तो प्रकाशक तो आपको सेवा दे रहा है, वो तो व्यवसाय कर रहा है। आप अगर अपनी पुस्तक लिखते हैं और उसकी चर्चा आपके परिवार में ही लोग नहीं जानते तो क्या फ़ायदा ऐसा लिखने से? एग्जैक्टली। पाठकों की संख्या के, पढ़ने वाले ज़्यादा बढ़े, हिंदी साहित्य को पसंद करने वाले लोग ज़्यादा बने, क्योंकि अब हम देख रहे हैं लोग डिजिटल युग में बहुत सारी चीज़, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि अब ऑडियो बुक्स हो गई हैं, लोग नए नए राइटर्स को पढ़ रहे हैं और उनसे प्रभावित नहीं होते हैं, तो फिर उनका वो शौक भी कहीं ना कहीं विलुप्त हो जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसीलिए मैंने ये सजेस्ट किया कि प्रकाशकों के साथ मिलकर लेखकों को थोड़ा श्रम करना चाहिए अपनी पुस्तक को परिचित कराने में। जब आप कहना है कि लिखना लोगों का अच्छा होगा तो पाठक भी अपने आप रुचि और जब लेंगे। पहले पाठकों तक पहुंचेंगे तो उसका रिजल्ट आएगा ही आएगा, किताब बिकेगी। एक और छोटा सा सवाल और अहम, और आज के इस जीवन शैली में हम देख रहे हैं बहुत ज़रूरी है कि हिंदी से लोगों की दूरी और अंग्रेजी की तरफ बढ़ना, जबकि मातृभाषा है हमारी हिंदी, और उसे पढ़ने वाले लोग ज़्यादातर इंग्लिश की तरफ ज़्यादा स्विच कर रहे हैं। एक मैस्मेरिज्म है, इंग्लिश का मैस्मेरिज्म है। गरीब घर का बच्चा हो, झोपड़पट्टी का बच्चा हो या अच्छे घर का बच्चा हो,
सबको यही समझाया जाता है कि बिना अंग्रेजी तुम्हारी ज़िंदगी व्यर्थ है, बेकार है। क्यों ऐसा? जबकि ऐसा नहीं है। हिंदी आज की डेट में तीसरी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है विश्व में। और अगर उर्दू को समक्ष जोड़ लें कि उर्दू काफ़ी कुछ हिंदी से मिलती जुलती है, फारसी से मिलती जुलती है, तो अगर उर्दू को और जोड़ लें तो दुनिया की सबसे बड़ी भाषा हो जाती है हिंदी। आप विदेशों में जाइए तो लगभग हर विश्वविद्यालय में आपको एक हिंदी सीट मिलेगी। ये जानकारी का अभाव आप मानते हैं लोगों में? जानकारी का अभाव है और उत्सुकता भी नहीं है, जिज्ञासा भी नहीं है। तो लोग ये समझते हैं कि अंग्रेजी पढ़ लेने से वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। कोई भी भाषा आप पढ़ें, हिंदी हो या बंगाली हो, कोई भी भाषा पढ़ें, उसमें अगर आप एक रीजनेबल लेवल तक नहीं ग्रहण करते हैं तो वो बेकार है, श्रम। संजीव सर, बहुत अच्छी जानकारियां आपने दी और आपसे आपका जो अनुभव है उससे भी हमें बहुत कुछ, खास तौर पर मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला है और मुझे लगता है हमारे दर्शक अगर गौर से सुन रहे होंगे तो वो भी बहुत कुछ सीखे होंगे। और ख़ास तौर पर आज अपने आप को भविष्य के में या साहित्यकार, एक कहानीकार के तौर पर अगर जो लोग देखना चाहते हैं तो उन्हें बहुत कुछ आपसे सीखने को मिलेगा। आगे भी मैं चाहूँगी कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं संजीव सर को पढ़ें। सर जब लिखते हैं तो ऐसे नहीं लिखते हैं कि 4 पन्ने पढ़कर लिखते हैं, 10-10 साल तक सर की मेहनत होती है, तब जाके वो एक किताब तैयार होती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी बातें हमसे की, हमारे सारे सवालों का जवाब दिया। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिर से कहूँगी, साहित्य की तरफ थोड़ा सा आपका कदम बढ़ाना, कहीं ना कहीं जो पाठक हैं, जो पढ़ते हैं, वो न केवल ज्ञान अर्जित करते हैं बल्कि साहित्यकारों को भी कहीं ना कहीं एक हौसला मिलता है और अच्छा लिखने की प्रेरणा मिलती है। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।